दोस्तों आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज वीडियो है अंकिता भंडारी के ऊपर। और मैं काफ़ी टाइम से मतलब सोचता हूँ ऐसी वीडियोस के ऊपर बनाने का, और फिर मैं रुक जाता हूँ। और रुकने का एक कारण है जो आपको आगे आगे पता लगेगा। सबसे पहले जो इसका टाइटल होगा वो होगा हम नहीं सुधरेंगे। हम नहीं सुधरेंगे का मतलब ये है कि चाहे आप फांसी दे दो, चाहे हम जिंदा जला दो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन हम नहीं सुधरने वाले हैं। और ये टाइटल क्यों है आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। तो ये टाइटल इसलिए है क्योंकि अभी अंकिता भंडारी का शायद बहुत से लोगों को केस नहीं पता है, तो मैं बता दूं कि बहुत ही यंग लड़की थी अंकिता भंडारी। और ये सिरकोट की रहने वाली थी, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है सिरकोट। बहुत से लोग जानते हैं जो हमारे रिलेटिव्स में है, क्योंकि अभी मैं जून में जब गाँव गया था अपनी फैमिली के साथ, तो पौड़ी में हमारा घर है और श्रीनगर में मेरा नानका है। तो जब पौड़ी से श्रीनगर की तरफ मैं मम्मी को एक्टिवा से लेके जा रहा था, तो बीच में सिरकोट पड़ता है, जो मम्मी ने मुझे बताया। उस मार्केट का थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाया भी है। तो वहीं की रहने वाली थी और उसने होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट के बाद वो पुलकितारिया, जो कि उनके रेस्टोरेंट में रिजोर्ट था ऋषिकेश में, वहां पर आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि वो जो ओनर है वो किसी पार्टी का, उसके फादर किसी पार्टी में मतलब उत्तराखंड राज्य सरकार में भी रह चुके हैं और पॉलिटिशियन है, और उनका अपना रिजॉर्ट है। और बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जाता था वहाँ पे स्टाफ के साथ, जो स्टाफ ने स्टेटमेंट्स दी है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था, अभद्र तरीके से बातें होती थी। और ऐसी मतलब लड़कियां आती थी जो कि जिनकी एंट्री नहीं होती थी, और बहुत से गलत काम वहाँ पे किए जाते थे। तो इसी वजह से अंकिता को भी फोर्स किया जा रहा था उस काम के लिए, जिसके लिए उसने मना किया। और करना भी चाहिए, और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उत्तराखंड की नारी कभी भी इन चीज़ों के आगे नहीं झुकती है। और उत्तराखंड की नारी क्या, वो किसी भी हमारे भारत की हो या किसी भी देश की हो, नारी को कभी झुकना नहीं चाहिए, वो भी स्पेशली इन चीज़ों में। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर मेल ईगो आ गई, या फिर जो बाहर वो बात चले जाएगी, और उस वजह से लड़ाई हुई, जो भी हुआ, और नदी में फेंक दिया, मार के फेंका या जो भी था। और फिर बाद में जब पता चला तो कार्रवाई हुई, वहाँ से लाश निकाली गई, और धीरे धीरे सच्चाई जो भी अभी खुल रही है और सामने आ रही है, उसमें उनको हिरासत में लिया गया। अब हिरासत में लेने के बाद बहुत से लोग पौड़ी में भी बंद किया गया मार्केट को, सड़कों पे उतर गए हैं, जो कि उतरना भी चाहिए। कुछ लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं, बनाने चाहिए, उनके ऊपर बातें होनी चाहिए। टारगेट भी किया जा रहा है कुछ यूट्यूबर्स को कि ये वीडियोस नहीं बना रहे, इनको मतलब इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतने इंस्टाग्राम में मिलियन फॉलोअर्स हैं, होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, क्योंकि उनको भैया वो पब्लिक प्रोफाइल है, लोगों ने उनको उस मुकाम तक पहुँचाया है, तो उनको पब्लिक के लिए भी बात करनी चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। अब बात दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है हम नहीं सुधरेंगे का मतलब क्या था। हम नहीं सुधरेंगे का सिंपल सा मतलब ये था कि निर्भया, जो कि देश की राजधानी में हुआ था 2012 में दुष्कर्म, उसके बाद भी क्या हुआ, 10 साल हो चुके हैं। 10 साल के बाद हम कितना सुधर गए हैं, आप खुद एक बार इसके ऊपर गहन से विचार कीजिए और आपको समझ में आएगा। 10 सालों में जहाँ पर देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारी मानसिक स्थिति तो वहीं की वहीं है। 10 सालों में क्या चेंज हुआ है, उसके बाद भी कितने दुष्कर्म हुए। उसके बाद एक बड़ा इंसिडेंट अगर आपको याद होगा कि जो अभी पीछे एक मुझे जगह याद नहीं है, जो वो एक्टिवा पंचर करके किया था, जला दिया गया था, और उसके बाद एनकाउंटर किया गया था उन क्रिमिनल्स का। तो वो भी बहुत बड़ा केस था। और उसके बाद अभी ये भी बहुत बड़ा केस है, और ऐसे ना जाने और भी कितने केस है। और बहुत सी अंकिताओं के तो ऐसे केस हैं जो कि बाहर भी नहीं आते हैं, जो दब जाते हैं किसी बड़े रसूखदार के कहने पे, या उनको डरा धमका दिया जाता है, या बेइज्जती के कारण अपना वो बाहर ही नहीं आ पाते हैं। तो 10 सालों में क्या चेंज हुआ है, आज भी वही हो रहा है जो उस टाइम पे देश की राजधानी में इतना बड़ा केस हुआ था, इतना बड़ा बवाल मचा था, सबको पता है, और बहुत ही घिनौना काम किया गया था। उसके बाद भी उनको फांसी बहुत तेजी से दी गई। एक माइनर था तो वो बच गया, और बाकियों को फांसी दी, और बहुत देर बाद दी, जबकि वो किसी बड़े बाप की औलाद नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद इतना टाइम लग गया, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक फेलियर है। और उसके बाद हमने उन चीज़ों से क्या सीख ली, हमने उन चीज़ों से कुछ सीख नहीं ली है। अभी आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइव एग्जांपल ये है, ये आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए सामने। हमारे उत्तराखंड की एक मैं नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत ही अच्छी कलाकार है, मतलब कलाकार बोल सकते हैं, क्योंकि रील्स वगैरह वो बनाते थे। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो हमने उसको
ज्वाइन किया। जस्टिस फॉर अंकिता उसका टाइटल था। तो टाइटल पे था कि यहाँ पे अंकिता के ऊपर कुछ बात की जा रही है, तो हम वही देख रहे थे। उसमें कुछ लगभग 300 मेंबर थे। उसमें ग्रुप एडमिन का कोई दोष नहीं है, दोष है मानसिक स्थिति का, जो मैं बताने वाला हूँ। वहाँ पर बहुत से लड़के थे, लड़कियाँ थी, और आमतौर पर कोई किसी को नहीं जानता था, जैसे मैं उस ग्रुप में किसी को भी नहीं जानता था। तो जब उस ग्रुप में देखा तो वहाँ पर जस्टिस फॉर अंकिता नाम दिया गया है टाइटल, और ग्रुप में बात क्या हो रही है, वहाँ पे बात ये हो रही है, लड़कियां मैसेज कर रही है एडमिन को कि प्लीज़ यहाँ पे लड़कों को बोले कि पर्सनल मैसेज ना करे, क्योंकि लड़के क्या कर रहे हैं, ग्रुप में जाके देख रहे हैं कि लड़की का नाम है या उसकी डीपी लगी हुई है और उसको जाके मैसेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने मैसेज भी किया था, मैंने कहा था कि ये ग्रुप बनाया गया है जस्टिस फॉर अंकिता, एक अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके ऊपर बात करने के लिए ग्रुप बनाया गया, और यहीं पर वही काम जो उन्होंने काम किया है, अंकिता के साथ दुष्कर्म किए हैं, वही काम यहाँ पर ये मानसिक स्थिति वाले लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद ग्रुप में एक और शख्स आए, उन्होंने यहाँ पर शायद ये बात पता नहीं, मुझे नहीं पता ये बोलनी चाहिए थी कि नहीं बोलनी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक अलग तरीके से आए, और उन्होंने ये बात बोली कि आप जगदीश हत्याकांड को क्यों नहीं बोल रहे, आप अंकिता हत्याकांड के ऊपर बात कर रहे हो, बट आप जगदीश हत्याकांड को बोल चुके हो। तो फिर ये बारे में मुझे भी नहीं पता था। आज मेरी किसी से बात हो रही थी फोन पे, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि भाई उन्होंने भी यही बात बोली थी कि इस कांड के बारे सबको पता है, बट जगदीश हत्याकांड कोई कुमाऊं में ये हत्याकांड हुआ था, और अभी तक मुझे इसके बारे में खुले दिल से बोलूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी भी ये गलती है कि हमें इस बारे में नहीं पता है। तो मुझे भी नहीं पता इस केस के बारे में कि ये क्या केस हुआ था। तो यहाँ पे भी व्हाट्सएप में जब मैंने देखा जगदीश हत्याकांड के बारे में बात हो रही है, तो उनका कहना था कि हत्याकांड अंकिता हत्याकांड के ऊपर आप बात करो, जगदीश के बारे में क्यों नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्या अंकिता को न्याय दिलाना है, जगदीश को नहीं दिलाना है। तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की मानसिकताओं के लोग हैं। किसी को कोई आपके लिए लड़ेगा, कोई कहेगा कि अरे आप इसके लिए लड़ रहे हो और उसके लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो। तो ऐसी स्थितियां हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में सड़कों पे उतरना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सड़कों पे उतर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या आप अपने घर में जाके अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ शिक्षा दे रहे हैं। ऑन कैमरा लोग, ऐसा नहीं है कि सब ऑन कैमरा अच्छे बन रहे हैं तो कोई भी मेरी बात को कोई गलत तरीके से ना ले। बहुत लोग जो सामने आ रहे हैं, एक अपने क्योंकि उनकी भी बहन बेटियां हैं, वो इसलिए सामने आ रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात है। कल को हमारी भी बेटियां होगी, हम भी शादी करेंगे, हमारे भी बच्चे होंगे। भगवान, क्योंकि जो खुशकिस्मत ही होते हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं, तो बेटियां होगी, और हमें भी फिर इस बात की चिंता रहेगी, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही एक मानसिक स्थिति से गुजर रहा है जो कि बहुत ही खराब है। हमारे मानसिक स्थिति पुरुष प्रधान समाज है और पुरुषों की स्थिति बहुत खराब है। और इसी के ऊपर क्योंकि मैं राइड करता हूँ, तो राइड करता हूँ, मैं कोई सामाजिक कार्यकर्ता तो हूँ नहीं कि मैं इस काम में लगा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं एक हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो मेरी जिम्मेदारी मैंने ये सोची है कि मैं राइडिंग में क्या कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि हम जितना एक मैसेज दे सके आने वाली जनरेशन को, अगर हम कुछ एक बता सके, तो ये मैंने इसमें एक विद इन 5 मिनट कल मैंने ये लाइन सोची थी। और ये लाइन है कि देवी के संसार में, क्योंकि अब नवरात्रि भी चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे देवी देवताओं को कितना पूजा जाता है, तो देवी के संसार में नारी का सम्मान नहीं, नारी का सम्मान है नहीं, पुरुष प्रधान हमारा समाज है। कहते हैं खुद को मर्द जो कहलाने लायक इंसान नहीं, और हैशटैग दिया है शर्मसार मर्द जात। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम जो पुरुष प्रधान समाज बनता है, नारियों को बिल्कुल सम्मान नहीं मिलता है, जो कि देवियों का समाज है, जहाँ पे अभी नवरात्रों में पूजा हो रही है। चिकन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ दुष्कर्म करने हैं, दुष्व्यवहार करना है, उनको गाली गलौज करना है। तो ऐसा हमारा एक समाज है, और ये मानसिक स्थिति मुझे नहीं लगता कि कभी चेंज हो सकती है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि यार आप तो नेगेटिव बात कर रहे हो, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। क्योंकि 10 सालों में जब निर्भया कांड के बाद इतना कुछ बदलाव नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले फ्यूचर में भी कभी बदलाव आएगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हाथ में हाथ धर के बैठ सकते हैं, नहीं, बात तो करनी होगी। लेकिन बात, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बात तभी क्यों करनी है जब बहुत बड़ा केस हो जाता है, तभी क्यों सड़कों पे उतरना है। उससे पहले क्यों नहीं ऐसी रैलियां ऑर्गेनाइज की जाती है जहां पर नारी सम्मान के ऊपर बात हो, जहां पर हमारे आने वाले बच्चों को इन चीज़ों के बारे समझाया जाए। जितने भी लोग कैंडल लेके अगर जा रहे हैं या एक्टिविटीज़ बन रहे हैं,
तो वो अपने घर में जाके आने वाले बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। हमारे घरों में ही आप देख लीजिए, बहुत जगह में अभी भी, बहुत जगह में मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी बहुत जगह कहीं घरेलू हिंसा हो रही होगी, कहीं दुष्कर्म हो रहा होगा, कहीं मर्डर हो रहा होगा, कहीं पे मतलब बहुत कुछ चल रहा होगा अभी भी। तो इन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? 100% सोल्यूशन ना तो मेरे पास है ना आपके पास है, किसी के पास इसका 100% सोल्यूशन नहीं है। आप किसी को फांसी दे दो, आप किसी को जिंदा जला दो, इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर फांसी देना सोल्यूशन होता तो निर्भया कांड के बाद ये कांड नहीं होने चाहिए थे, पर फिर भी हो रहे हैं और आगे भी। आप ये लिख के ले लो, आगे भी होंगे। भगवान वैसे ना करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो, किसी को भी ऐसा देखना पड़े, लेकिन कड़वी सच्चाई है। हो सकता है कि कल को हमारे साथ हो। हम शायद, आज तो मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी जब मेरे साथ होगा तो फिर मैं ये प्रैक्टिकल बात नहीं करूँगा, फिर मैं इमोशनल बात करूँगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तो ये कड़वी सच्चाई है और इस सच्चाई के साथ हमें जीना पड़ेगा। और इस बात को अगर आप समझ सको तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर आप इस चीज़ को गलत तरीके से लेके जाएंगे तो फिर मैं उसमें मतलब आपको कुछ समझा नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सड़कों पे उतर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी के सम्मान के लिए बात कर रहे हैं, किसी को हक दिलाने के, न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ये गर्मा गर्मी तक ही रहता है, जब तक ये कुछ टाइम तक चलेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे सब अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, भूल जाएंगे और उसके बाद सब अपने जीवन में मस्त हो जाएंगे। उसके बाद कोई नहीं पूछने आएगा कि अंकिता के माता पिता को कि क्या आज उन्होंने खाना खाया, उनके घर की आर्थिक स्थिति कैसे चल रही है, कोई नहीं पूछने आएगा। अभी वहाँ पे मीडिया वाले चले जाएंगे, मीडिया वालों को टीआरपी चाहिए तो वो चले जाएंगे। अच्छा, मीडिया वालों को टीआरपी तो चाहिए, लेकिन मीडिया भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया से ही हमको पता लगेगा। वरना जैसे हमें जगदीश हत्याकांड अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि शायद वो मीडिया में नहीं आया, शायद वो सोशल साइट्स में नहीं आया, तो हमें नहीं पता लगा। तो मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, आना चाहिए। लेकिन फिर वो टीआरपी के चक्कर में बहुत सी ऐसी चीजें कर जाते हैं जहां पे हम फिर मीडिया को भी दोष देते हैं। तो ये चीजें होती है। व्यूज के लिए लोग बहुत करते हैं। अब मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोलूँ जी इसको सबसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, तो कहीं ना कहीं शायद वो दर्शाएगा कि मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा ही नहीं कि भाई इसको शेयर करो। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जितने भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं और अगर कुछ समझ सके तो ये एक बात समझे कि आने वाली जनरेशन को अच्छी शिक्षा दे। और इसका ये मैं बोल दूं, ये भी 100% सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जिसकी मानसिक स्थिति खराब होगी वो होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग नहीं सुधरने वाले हैं। अभी जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया कि जस्टिस फॉर अंकिता चल रहा है और वहाँ पे वही काम दोबारा से किए जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात आपको बता दो, आपने ये चीज़ स्क्रीनशॉट डालने की जरूरत ही नहीं, आपने खुद देखा होगा फेसबुक पे आजकल हर कोई है, जहां पर नारी के सम्मान के ऊपर बात हो रही होती है या किसी नारी के साथ अगर किसी ने दुष्व्यवहार किया है, वहां पे उसको गालियां दी जाती है। तो गालियां भी किसकी दी जाती है? माँ बहन की दी जाती है। एक नारी के ऊपर दुष्कर्म हुआ, उसके हत्यारे को सजा देनी है, तो उसके हत्यारे को सजा देने के लिए भी माँ बहन की गालियां दी जा रही है। मतलब नारी के सम्मान के ऊपर भी बात हो रही है और माँ बहन की गालियां भी दी जा रही है। कुछ लॉजिक समझ में आया? तो ये लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हर किसी को बढ़ चढ़कर आगे आना है, लेकिन किसी को उस चीज को समझना नहीं है, समझना नहीं है, समझाना नहीं है शायद। इसीलिए मैं ये 10 साल वाला मुद्दा लेके आया हूँ कि 10 साल में हमने क्या चेंज किया है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग सुधर गए होंगे, पर गिनती के, बाकी तो मानसिक स्थिति वो ही चल रही है। अगर आज एक इंसान किसी लड़की को, हमारे उत्तराखंड में हुआ था सीन, शायद मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत से लोगों को पता होगा। एक हमारी आर्टिस्ट थी जो बहुत आजकल गानों में चल रही है, उनके ऊपर हुआ था, तो उनको दुष्कर्म करने की धमकी तक मिली थी। ठीक है, तो जहाँ पर हम लोगों की प्रवृत्ति ये हो चुकी है कि हम कमेंट्स में दुष्कर्म की बातें कर रहे हैं लड़कियों के साथ में, तो फिर पुलकित आर्या में या वो जो निर्भया कांड में जो वो थे, जो भी दरिंदे थे, उनमें और इन लोगों में क्या फर्क रह गया जो कमेंट्स ऐसे कर रहे हैं? और ये चलता रहता है, चलता रहेगा। तो आप इस मानसिक स्थिति को कैसे बदलोगे? कुछ आपके पास अगर विचार हो तो बताएं। बहुत से लोग बोल देते हैं कि इनको तो जिंदा जला दो, जिंदा जला दो। जुडिशियल सिस्टम हमारा फेल है।
जहाँ एक कोई बड़ा पॉलिटिशियन का बेटा नहीं है, कोई बिजनेसमैन का बेटा नहीं है, एक नॉर्मल थे और इतना गंदा घिनौना काम करा उन्होंने दिल्ली के अंदर निर्भया हादसे में, और उसके बाद उनको इतने टाइम बाद फांसी दी गई है। तो आप ये सोचिए, जब ये इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे या बिजनेसमैन के करते हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे वकील होते हैं करने के लिए, तो उनको कितना टाइम लग जाएगा। ऊपर से उनका जो प्रेशर होगा पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेशर होगा, बिजनेसमैन का प्रेशर होगा। देखिए, हम उनका दर्द नहीं समझ सकते हैं, हम अंकिता के माँ बाप का दर्द नहीं समझ सकते हैं, जिनके साथ भी ये बीतती है हम उनका दर्द नहीं समझ सकते। हम कहने को कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम समझ रहे हैं, पर हम नहीं समझ सकते। जब तक हम पर नहीं बीतेगी तब तक हम नहीं समझेंगे। तो कहने का बस यही तात्पर्य है कि आप आने वाली पीढ़ी को जितना आप उनको शिक्षा दे सकें दें, और अपने घर में अच्छा व्यवहार करें, अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपनी बहनों के साथ अच्छा व्यवहार करें। आने वाले जो बच्चे हैं उनके ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट ना पड़े। उनको अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने उनको ये दिखाएंगे कि एक नारी देवी का रूप है, जैसे नवरात्रे में हम देवी को पूछते हैं, वैसे ही अगर देखिए पुरुष प्रधान बहुत हो गया, इसीलिए मैंने ये हैशटैग दिया शर्मशार मर्द जात। और शर्मशार मर्द जात वो इसीलिए हैशटैग है कि जब हम देवी को पूछ सकते हैं तो अपनी बीवी को क्यों नहीं पूछ सकते। जोरू का गुलाम बनने में क्या बड़ी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत इस बात पे हो जाती है जब स्त्रियां उसका गलत इस्तेमाल करती है। हम महिलाओं के सम्मान के ऊपर बात करते हैं और फिर महिलाओं के लिए जो कानून बनाए जाते हैं बहुत सी महिलाएं उसका ही दुरुपयोग करती है। जैसे एक हुआ था कि किसी वो जो भरी लाइट में एक लड़की उसको थप्पड़ मारे जा रही है, लड़के को, लड़का चुपचाप खड़ा हुआ है, लेकिन उस लड़के के लिए बाद में लोगों ने जो उसका सपोर्ट किया है, तो वहां पे दिखा कि गलत को गलत कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पे बहुत बार होता है कि जो लड़कियां होती है वो झूठा केस डाल देती है, दहेज का केस डाल देती है, क्योंकि उनके हक में कानून बनाए गए हैं और जिसको नीड होती है उस कानून की उसको शायद वो नहीं मिलता है, और जो कुछ लड़कियां उसका गलत फायदा उठा देती है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हम कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, अगर मैं अपनी बहन के साथ चल रहा हूँ और किसी ने उसको छेड़ा, कुछ करा और मैंने गुस्से में उसका मर्डर कर दिया, दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था, तो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ये होगा कि वकील वो केस को पता नहीं कैसे घुमाएंगे, हैरेसमेंट होगी, शायद मुझे जेल हो जाएगी, मर्डर केस हो जाएगा मेरे ऊपर। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इन चीज़ों को 100% सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं है। ये एक समाज कड़वी सच्चाई के साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा और चलता ही रहेगा। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने घर में माहौल अच्छा रखें। अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो सबसे पहले अपने घर से करना होगा। शायद धीरे धीरे हो सकता है, मैं कह रहा हूँ 100% सोल्यूशन नहीं है, फिर भी मैं 100 नहीं बोलूँगा, बट 99% या 90% तो हम ला ही सकते हैं अगर ये सब करें। हो सकता है 10% निकल जाए कुछ राक्षस प्रवृत्ति के, पर 90% को तो हम कर सकते हैं अगर हम उनको छोटे से ही ट्रीट करें। पर छोटे से ट्रीट कौन करेगा जब ऐसे ऐसे कमेंट्स अभी से कर रहे हैं लोग जिनकी मानसिक स्थिति फिर भी वहीं की वहीं है, तो कहाँ से आप कर लोगे 90%। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे किसी का भी कोई, अगर किसी को मेरी बात से अगर कोई ठेस पहुँची हो, कुछ भी गलत लगा हो, तो उसके लिए मैं बेहद दिल से माफ़ी चाहूँगा। कल को हमारे भी बच्चे होने हैं, हो सकता है कि भगवान हमें बेटी दे, और अगर बेटी देता है तो कहीं ना कहीं हम प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ सही रहे, किसी के भी साथ ये सिचुएशन ना हो। शायद हो सकता है कि जिनके साथ हो रहा है फिर भी वो जी रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, हो सकता है कि मैं शायद जी भी ना पाऊँ। तो ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी समझ पा रहे हैं या समझ पाएंगे। तो अगर इस चीज़ के ऊपर शायद देखा जाए, और स्पेशली लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हमारे भाई हैं आशु, फन टीवी उनका चैनल है, वो गए थे वहाँ पर, उन्होंने उनसे बात की है उनके माता पिता से, और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। और इस इनिशिएटिव में ही उन्होंने ये लिया है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से भी गुजर रहे होंगे, उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे होंगे, और आगे भी उनकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि जो उनकी बेटी थी अब वो नहीं है, और
तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक नंबर दिया है जहाँ पर आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो आपको आगे आना चाहिए और आपको उनकी आर्थिक स्थिति के लिए उनके लिए हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने हेल्प नहीं मांगी है, लेकिन ये उनकी तरफ से, आशु की तरफ से इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे होने चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ बहुत कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो कि यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, अगर वो कुछ अपना पैसा वहाँ पर दे दें तो वो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि उनका जीवन एक देखिए, हम अब जो हो गया है, अनहोनी हो गई है, उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर कुछ उनकी स्थिति अगर ज़्यादा ख़राब ना हो, उसके लिए अगर हम अब कुछ कर सकते हैं तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। तो आई होप कि बहुत सी अंकिताएँ ऐसी हैं जो बाहर नहीं आई है, और भगवान ना करे कि कभी भी ऐसा कुछ केस सामने आए, पर कड़वी सच्चाई के साथ जीना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब ध्यान रखें अपना, और इन चीज़ों को गहन करें, इन चीज़ों का विचार विमर्श करें, इन चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें शिक्षा दें, सिखाएं। और बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू सो मच।